हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि अभी का आपका हाल ही में एएफओ मेंस का एग्जाम हुआ है और उसके बाद बच्चों में एक तरह का डर बैठ गया है एएफओ को लेके कि इस तरह के पेपर में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इतने डीप चीजें पूछी गई हैं। स्पेशली एग्रीकल्चर एलाइड वाले जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वो मैसेज किए कि सर हमारे पास और क्या ऑप्शन है एएफओ के अलावा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम बुलाने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट को जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एग्जाम्स क्लियर किए हैं। फिलहाल वो एफसीआई में वर्किंग है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं मिस्टर हर्षित गुप्ता से। How are you? गुड, फाइन। ओके, सो फ्रेंड्स, हर्षित गुप्ता हमारे साथ है जो कि एक अभी एफसीआई में वर्किंग है, लेकिन बहुत जल्दी एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आज का सेशन का पर्पज मेनली यही है कि जैसे बहुत बच्चों की क्वेरीज मेरे को रेगुलर आती रहती है कि सर हमारे एएफओ तो हो नहीं रहा है, इसके अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। तो जैसे हर्षित से मेरी लगभग 1 साल से लगभग हो चुका है हमको बात करते हुए, तो ये बताते रहते हैं कि इनका ये अभी ये एग्जाम क्लियर हुआ है, ये एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मुझे आइडिया आया कि एक बार बच्चों के सामने ये बात रखी जाए कि इतनी सारी हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कृपया एएफओ के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें हैं जो देख सकते हैं। तो इन सब चीजों का डिस्कशन आज हम हर्षित से करेंगे। तो हर्षित, सबसे पहले आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे सकते हैं तो। थैंक यू आकाश। मेरा नाम हर्षित है। मेरा कहते हैं पटियाला पंजाब से हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी एएफओ के बच्चे डीमोटिवेट हो गए थे और साइड ब्रांच के भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज नहीं है या उनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 10th और 12th अपना यहीं केंद्रीय विद्यालय पटियाला से कंप्लीट किया। देन उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जो मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से की। देन उसके बाद सबसे पहले कौन से मैंने ईयर में, एक बार हर्षित, कौन से ईयर में करी थी आपने ग्रेजुएशन? मेरा 2015 टू 19। ओके। उसके बाद जैसा कि आप ये पूछ रहे थे कि अवेयरनेस होना, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे को इन सब एग्ज़ाम के अवेयरनेस का मेन है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था उस टाइम से मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है एक, वो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वो आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मैंने काफ़ी उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें इन डेप्थ आपको बहुत नॉलेज मिल जाती है कि कौन कौन सी फील्ड अभी ट्रेंडिंग में है, कौन कौन सी फील्ड में जॉब्स हैं। देन आपको उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि इन फ्यूचर का थोड़ा एस्पेक्ट मिल जाता है कि किस फील्ड में जॉब रहने वाली है। देन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ये मैंने 2018 में दिया था जब मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में था। देन उसके बाद ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और इसका ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। देन उसके बाद मैंने एसएससी का दिया था आफ्टर ग्रेजुएशन। जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका सितंबर 2019 में। एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स जयपुर में। लेकिन एग्ज़ाम 2019 में दिया था, ज्वाइनिंग लेटर उसका 2022 में आया था ड्यू टू कोविड एंड ऑल दीज रीज़न थे। देन उसके बाद मैंने एएफओ का दिया था बट अनफॉर्चुनेटली वो 2.5 मार्क्स से नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नबार्ड का भी दिया था। नबार्ड का मेंस एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2020 में। देन उसमें भी आई थिंक 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ था नबार्ड में। देन नबार्ड के बाद अक्टूबर में नबार्ड का था। देन दिसंबर में मैंने यूपीपीएससी एई का दिया था। देन उसमें मेरी कहते हैं ऑल ओवर यूपी फर्स्ट रैंक थी। एंड उसके बाद यूपी में ज्वाइन करने के बाद वहाँ मेरे को थोड़े कंडीशंस ठीक नहीं लगी या कह लीजिए कि फैमिली से दूर थे। तो उसके बाद मैंने एज ए एफसीआई में टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी ऑल ओवर नॉर्थ जोन 5th रैंक थी। एंड जब मैं यूपी में ही जॉब कर रहा था तो उस टाइम मैंने एसएससी के थ्रू
जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आई थी ग्रेड 1 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, उसमें पार्टिसिपेट किया था। देन वो आपके सामने ही है कि इसका ज्वाइनिंग लेटर में भी कल तक आ जाए, देन उसको ज्वाइन करेंगे। तो आप कह लीजिए कि 3-4 एग्जाम क्लियर किए थे। एक एग्जाम आपने छूट दिया शायद, वो एनएससी के बारे में। हाँ वो थैंक यू आकाश, वो हाँ बीच में भूल गया मैं कि बीच में सीड कॉर्पोरेशन की भी वैकेंसी आई थी। आई थिंक उस टाइम 4 वैकेंसी थी, 2 यूआर में एंड 2 ओबीसी में। तो उस टाइम सीड कॉर्पोरेशन में ये वैकेंसी आई थी जुलाई 2020 में। इसमें कहते हैं 2 यूआर की वैकेंसी थी एंड 2 ओबीसी की वैकेंसी थी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसका मैंने एग्जाम दिया था एंड उसमें मेरी कहते हैं ऑल ओवर इंडिया रिटर्न एग्जाम में फर्स्ट रैंक थी। देन मैंने इंटरव्यू स्किप किया था क्योंकि मेरा यूपीपीएससी एई में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी सारी एग्जाम्स क्लियर करी हैं। एक थैंक यू बात आकाश। बताइए, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन आपकी 19 में हो गई थी, उसके बाद जी जी आपने, जैसे और बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एएफओ पे उनको सिर्फ और कुछ जी पता ही नहीं, सिर्फ एएफओ दे रहे हैं हर साल। जी तो जी। ये फिर आपने, जब आपका एक बार एएफओ नहीं हो तो दूसरी बार आपने ट्राई किया था या फिर दूसरे एग्जाम हो चुका था? दूसरी बार मैंने ट्राई नहीं किया था। दूसरी क्या बार रीजन था? एक्चुअली रीजन ये था कि एएफओ में जैसे मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया, देन मेरे को ये लगा कि एएफओ एज अ साइड ब्रांच के लिए काफी मुश्किल है। तो इससे बेटर ये है आई थिंक कि या तो जो पर्सन है वो अपने ही ब्रांच में जॉब्स देखे, या कहते हैं वो इन जनरल कंपटीशन में सिलेक्शन ले। जैसे अभी मेरा एसएससी का आप कह रहे हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो सिलेक्शन हुआ है वो कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल के बेसिस पे हुआ है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वो भी कहते हैं टेक्निकल हो गया, क्योंकि ओनली पर्टिकुलर एग्रीकल्चर डिग्री वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते थे उसमें। तो वो आप कह लीजिए कि नॉन टेक्निकल का बेनिफिट एक तरीके से टेक्निकल पर्सन उठा रहा है उस जॉब में। तो ये आपका किस किस रिक्रूटमेंट के थ्रू हुआ था? जो अभी हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, हाँ, ये एसएससी के थ्रू हुआ था। और इसमें कहते हैं सिर्फ एक एग्जाम होता है और उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब नॉन टेक्निकल रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, जो आपके सिलेक्शन पोस्ट वाली आती है। जो सिलेक्शन पोस्ट वाली आती है। हम्म। तो जैसे कि ठीक है हर्षित, इसके अलावा और कुछ जो, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और हमेशा सिर्फ ईएफओ के चक्कर में देने। कुछ लोग जैसे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन हो गई फिर और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो फिर क्या देन करते हैं, एमटेक, एमटेक के लिए गेट वगैरह दे देते हैं। और तो आपने कभी आपने आपने नहीं सोचा था गेट के लिए नहीं, जाने का? एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि एक्चुअली मैं यही देखता था कि पर्सन एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, देन उसके बाद भी कहते हैं उन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। देन एमटेक एंड पीएचडी की फिर कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि एक तो आपने टाइम भी लगा दिया, देन मनी भी लगा दिया, देन आप घूम फिर के फिर उसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन से काम चला सकते थे, देन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे माइंड में ये था कि एमटेक या पीएचडी से बेटर है कि आप 1.5 ईयर में एक जॉब ले लो बेटर। क्योंकि आदमी क्या सोचता है कि एमटेक या पीएचडी में वो रह के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, बट वो वैसे हो नहीं पाता। ठीक है अर्षित, इसके अलावा एक चीज और, जैसे कि आपके जो ऐसे कंटिन्यू करके एग्जाम्स निकले थे, तो आपने अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से रखी है? मतलब जैसे आपने कॉलेज टाइम से जनरल जो बैंकिंग या फिर जो जनरल प्रिपरेशन है उसमें तैयारी स्टार्ट कैसे करी, कहाँ से करी, वो थोड़ा सोर्स वगैरह? जनरल प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली। मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो यूट्यूब में जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है वहीं से की थी। तो कहते हैं मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन अराउंड 3rd ईयर में। देन उस टाइम पे क्या फोकस रहता था कि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उन्हीं पे मेन रहता था कि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस रहता था। और जितना भी कहते हैं टाइम मिलता था कॉलेज में क्लासेस के बाद या कभी भी फ्री टाइम मिलता था तो उस टाइम, और उसी टाइम से ही मैंने कहते हैं पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। एसएससी के एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे सीएचएसएल हो गया या सीजीएल हो गया। भले कहते हैं उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, बट मैं पार्टिसिपेट करता था क्योंकि एक तो
आप रियल टाइम में फील करते थे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है या किस तरीके से क्वेश्चन है, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाता था। तो आप ये मान लिया कि 3rd ईयर में मैंने स्टार्ट कर दी थी और नोट्स प्रॉपर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा आपने कभी कोई कोचिंग या कभी कोई कुछ कोचिंग प्रेफर नहीं नहीं किया? है। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप क्या प्रेफर करते मॉक थे? टेस्ट वगैरह के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल के लिए, तो मॉक टेस्ट वगैरह मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करता था। और कहते हैं मॉक टेस्ट देना सबसे सही है, क्योंकि आप एक तो अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, देन आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें से आप जो 4 ऑप्शन होते हैं उनसे भी कुछ सीखते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। एंड जीएस जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहते हैं आज के टाइम पे मेरिट डिसाइड करता है। बिल्कुल अगर करेक्ट। अगर कोई भी एग्जाम में जीएस जीके पूछी जा रही है, आप चाहे एफसीआई का देख लीजिए या एसएससी का देख लीजिए, तो वो मेरिट डिसाइडर सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि नहीं पता कि अकबर का जन्म कब हुआ है, किस साल में हुआ है, तो आप 1 घंटा सोचते रहिए, आपको नहीं पता चलेगा। तो एग्जैक्टली। जीएस जीके का मतलब समझना पड़ेगा बच्चों को कि काफ़ी मेन रोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर वो नॉन टेक्निकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी टेक्निकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस एग्जाम में जीएस जीके आ रहा है। तो जीएस जीके एक्चुअली जीएस जीके मैंने काफ़ी पहले ही पढ़ने स्टार्ट की थी, क्योंकि 12th क्लास में मेरा मन था एनडीए एग्जाम देने का। तो जीएस जीके मेरी 12th से चली आ रही है, इसलिए एक उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला, मतलब कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल एग्जाम्स में। और जैसे एफसीआई का भी हुआ था, तो अगर एफसीआई में मेरी रैंक बेटर थी, तो उसका मेन रीज़न ये था कि अगर 45 क्वेश्चन जीके जीएस के थे तो उसमें से 40 मेरे करेक्ट थे। वेरी गुड। बहुत तो अच्छी बात मतलब है, क्योंकि ये बात मैं हमेशा मेरे हर एक सेशन, मैंने जब भी एफसीआई के बारे में बात करी है, जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछता हमेशा एक चीज कहता हूँ, और एफसीआई का नोटिफिकेशन जब भी आएगा सबसे पहले आपकी जीके रेडी रखो, जीके रेडी रखो। क्योंकि वो बहुत मेन है। मैंने भी ये चीज फील करी है मेरे एग्जाम के टाइम पे, कि जब तक आपका अगर आप एफसीआई को टारगेट करते हो तो जीके का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में। जीके का बहुत बड़ा रोल है, और अब जीके का बड़ा रोल इसलिए भी हो गया क्योंकि मेंस एग्जाम में 45 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। हाँ पहले वो बिल्कुल। 25 होते थे या 20 होते थे। एग्जैक्टली। तो अब कहते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके का पोर्शन आप देखेंगे तो एसएससी सीजीएल के मेंस में भी उसकी वेटेज बढ़ गई है। हम्म। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसे टाइम नहीं देंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि जीको को बस ऐसे है कि बस थोड़ा सा पढ़ लिए, उसको मैं एज ए मेन सब्जेक्ट ट्रीट ही नहीं करते हैं, सारा मेन सब्जेक्ट फोकस सीख नहीं करते हैं। हाँ बाकी सब्जेक्ट्स में लगाते हैं, जीको को लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं, तो वो बहुत और गलत उनको है। ये और उनको ये भी समझना पड़ेगा कि जीएस एक छोटा सा सिलेबस नहीं है, उसका वास्ट सिलेबस है। वो हाँ कभी वो कभी नेवर एंडिंग नहीं है। जीएस में आप मोटा-मोटा देखेंगे तो हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, जियोग्राफी आ गया। देन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी आता है। हाँ देन आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये भी एज अ जीके के पार्ट है। तो अगर मोटा-मोटा देखेंगे तो जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसको आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ये आपको कम लगेगा। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आपने जो भी एग्जाम्स दिए, जैसे नेशनल सिविल कॉर्पोरेशन है, यूपीपीसीएस वाला था आपका, और अभी सिलेक्शन पोस्ट एफसीआई, चलो एफसीआई में तो जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आया था, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री है। तो आपने उसके लिए कहाँ से प्रिपरेशन करी थी उसके लिए पर्टिकुलर? देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे आया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी कर लेंगे इनफ है, मोर देन इनफ है। 11th-12th की आप एनसीईआरटी कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था एफसीआई में। मैंने कहते सिर्फ एनसीईआरटी की थी 11th एंड 12th की। अगर आप देखेंगे तो एफसीआई के टेक्निकल एग्जाम में ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके। ये कहते हैं एफसीआई मैनेजर के भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड टेक्निकल असिस्टेंट की एग्जाम में भी। तो अगर आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th की अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि टेक्निकल के अराउंड 33% क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मतलब इतने हार्ड एंड क्वेश्चन नहीं आते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, 10th क्लास का भी बता देगा। बट जनरल अगर आप साइंस हो गया।
बट अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे देन मोर देन इनफ है, आप एक्सेल कर जाएंगे इस एग्जाम में। इसके अलावा जैसे आपने जीके आपकी शुरू से अच्छी रही है, तो उसके लिए जी। आपने मतलब कहाँ से कोई सोर्स है जो बच्चों को बताया जा सकता है? देखिए जीके के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर जीके के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप सबसे पहले लूसेंट की आती है जीके, देन वो आप कंप्लीट उसे पढ़ लीजिए या उसे याद कर लीजिए। देन आप कहते हैं टेक्स्ट बुक से एसएससी सीजीएल के मॉक दीजिए, जो उसमें कहते हैं जीके के क्वेश्चन आते हैं जो गलत होंगे उनके कहते हैं आप नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए। यूट्यूब से अगर आपको देखना है तो परमार एसएससी करके एक यूट्यूब चैनल है, अगर वहां से आप करेंगे तो वहां से भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बस आप इतना कर लीजिए और डेली मॉक दीजिए, आप 3-4 मंथ में एक्सेल कर जाएंगे जीके। और कहते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास देख लीजिए। ठीक है अर्षित। इसके अलावा जैसे आपके इन एग्जाम्स में टेक्निकल पार्ट जो रहा है, जैसे किसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई पार्ट रहा है इन 3-4 एग्जाम्स में? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें तो जो सीड कॉर्पोरेशन में वैकेंसी थी यूपीपीएससी की ए की थी, ये कोर वैकेंसी थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। अगर आपको इसमें देखें एफसीआई में तो ये कोर वैकेंसी नहीं थी और इसमें ना ही कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया एज सच। तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन का मतलब कहाँ से करी आपने? वो एक्चुअली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर प्रिपरेशन करनी है देन मेरे माइंड में एक्चुअली उस टाइम ये आया था कि नबार्ड में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई थी, तो मेरा ओके। मेन मोटिव यूपी पीएससी की वैकेंसी नहीं था, मेरा मेन मोटिव था नबार्ड का। क्योंकि एक्चुअली कोविड के कारण नबार्ड डिले हो गया था, फरवरी में प्री हुआ था उसका, मेंस हुआ था अक्टूबर में। तो मेन मोटिव मेरा नबार्ड का था, नबार्ड का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्रैक करना, और उसमें मार्क्स भी बढ़िया आए थे बट डिस्क्रिप्टिव में कम रह गए थे। आई थिंक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 100 में से 74 थे मेरे। ओके। देन तो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो बुक्स जानना चाह रहे हैं आप क्या हाँ एग्रीकल्चर हाँ, इंजीनियरिंग? थोड़ा जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चों को अच्छा, पता चले। अगर अगर आप एफएमपी की बुक्स जानना चाहेंगे तो जे साहेब की एक बुक आती है एफएमपी की, ठीक है। देन आप टीपी सिंह की ले लीजिए फार्म इम्प्लीमेंट्स की, ठीक है। देन सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग के लिए आप ले लीजिए आर सुरेश। देन इरिगेशन के लिए आप ए एम माइकल की फॉलो कर लीजिए। देन अगर मैं बात करूं कि अगर इससे भी मतलब और सीखना चाहता है अगर कोई पर्सन या और, देन बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय ए एम माइकल एंड टीपी ओझा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये दोनों बुक बाइबल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। अगर ये पर्सन पढ़ लेगा ये दोनों बुक को तो वो एक्सेल कर जाएगा कोई भी एग्जाम को। बाकी आपको मैंने बता दिया। फूड के लिए आपकी आती है यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग बाय के एम साहेब। तो बस अगर ये 4 सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, अगर कोई पर्सन ये बुक्स पढ़ जाता है अच्छे से देन उसको कोई नहीं रोक सकता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर करने से। अब हमारे क्या है, दिक्कत ऐसी है, बच्चों को क्या है कि जैसे कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसको बोले कि जनरल बैंकिंग में जाओ, तो उससे नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। सेम चीज यही है कि जो कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बाद में वो एफओ में घुस रहा है, उसको बोले कि अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से इन चीजों की प्रिपरेशन करे, तो वो कहता है सर ये तो कैसे पॉसिबल है। तो जो आपने ये डाइवर्सिटी आपके फील्ड में करियर में करी है कि जैसे कभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले पेपर दिए, उसके बाद एसएससी में चले गए, बैंकिंग भी ट्राई किया, फिर कैसे सबको एक साथ मैनेज किया, ये थोड़ा। अ, देखिए मैनेज मतलब ये मैनेज करने की बात आती है तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली नॉन टेक्निकल पोर्शन पे मैंने आपको बताया 3rd ईयर से मैंने किया था। हम्म। तो सबसे पहले आप कहते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन एक्सेल कर लीजिए अपना। नो डाउट कि उसमें भी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है या नए लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक नॉलेज आपको हो जाती है उतने टाइम में 1-1.5 साल में जब आप कहते हैं करते हैं चीज़ें। देन जब आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा तो पहले तो कहते हैं आप थोड़ा खुद सोचिए कि आपको नॉन टेक्निकल में भी किस तरफ जाना है, एसएससी की तरफ जाना है, रेलवेज की तरफ जाना है या बैंकिंग की तरफ जाना है। क्योंकि एसएससी रेलवेज लगभग सेम है लेकिन बैंकिंग थोड़ा अलग चला जाता है। तो वो आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एज सच मन नहीं था बैंकिंग में जाने का।
हाँ, लेकिन मतलब इतना पता था कि एएफओ का देना है तो एएफओ की कट ऑफ कम जाती है तो उस हिसाब से कर लेंगे प्री के हिसाब से। लेकिन मेन मेरा मोटिव ये था कि एसएससी या रेलवेज की ही क्वांट रीजनिंग फोकस करनी है। तो मैंने उस हिसाब से कहते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन एसएससी का लेके चला, एसएससी एंड उसका। देन टेक्निकल में भी एएफओ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर ही दिया, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया वो प्लान, क्योंकि वो मेरे को पता लग गया था कि साइड ब्रांच के लिए एएफओ बहुत मुश्किल है। वो मतलब आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। देन उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बाय लक उस ईयर में वैकेंसी आ गई नबार्ड में कह लीजिए या यूपीएससी में। तो वो चीज़ अगर नॉन टेक्निकल मेरा प्रिपेयर था, ठीक है, नॉन टेक्निकल प्रिपेयर था, अब मेरे को टेक्निकल प्रिपेयर करना था, ठीक है। वो कह सकते हैं कि बाय लक टाइम भी मिल गया कोविड के कारण, ठीक है। तो अगर आपको 3 to 6 मंथ मिल जाते हैं तो आई थिंक टेक्निकल पोर्शन भी बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। 3-4 मंथ सफिशिएंट है। मे बी अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं भी पढ़ा बट इतना तो है तो कुछ कुछ तो पढ़ा होगा। 3-4 मंथ सफिशिएंट है, आप ले जाएंगे अपने टेक्निकल पोर्शन को पीक पे। लेकिन क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन जैसे मैंने बताया आपको कि पहले कवर कर लिया। देन टेक्निकल में भी आप ये देखते होंगे कि वैकेंसीज रेगुलर नहीं आती। आई थिंक एएफओ ही वैकेंसी है जो रेगुलर आती है। उसके अलावा साइड ब्रांच की वैकेंसी आई थिंक कोई भी रेगुलर नहीं आती। देन मेरा ये प्लान था कि नबार्ड का तो आ ही गया, यूपीएससी का चांस नहीं था लेकिन वो आ गया। लेकिन मेरा ये था कि अगर नबार्ड का मैं दे रहा हूँ तो टेक्निकल पोर्शन में पूरा कवर कर लूँ ताकि इन फ्यूचर अगर कोई वैकेंसी आती है तो मेरे को बस रिवाइज करना पड़े, ऐसा ना हो कि मेरे को उस टाइम पे इन डेप्थ पढ़ना पड़े। और मैंने आपको बताया नॉन टेक्निकल मैंने पहले ही कवर कर लिया था, ठीक है। देन टेक्निकल जब कवर हो गया उसके बाद कहते हैं अगर वैकेंसी आई भी नॉन टेक्निकल की, देन उस टाइम मेरे को ये होता था कि जीरो से स्टार्ट नहीं करना, जस्ट 10 दिन रिवीजन देनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने। तो ये आपको एक बार कवर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी मतलब चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। वेरी गुड। अजित, एक चीज मैं फिर से एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे 2019 में आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी जी, 2019 जुलाई में। ठीक है, उसके बाद एक बार सीक्वेंस से आप बताओगे एग्जाम्स के नाम सीक्वेंस? देखिए मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ। जुलाई 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। हाँ, देन मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, एक तो आपको बताया थर्ड ईयर में दिया था रेलवे का 2018 में। थर्ड ईयर में रेलवे का 2018 में रेलवे का दिया था। देन मैंने अक्टूबर 2019 में दिया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आई थिंक 7 था, सिलेक्शन पोस्ट 7। देन उसके बाद फरवरी 2020 में नबार्ड प्री। उसके बाद मतलब आपको अपने आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो कब ज्वाइन करी थी? फर्स्ट जॉब मैंने एक्चुअली ज्वाइन की थी यूपी में, ज्वाइन की थी फरवरी 2022 में, अपॉइंटमेंट लेटर आया था और फरवरी 2022 में 22 फेब को दोनों अपॉइंटमेंट लेटर सेम डे डिलीवर हुए थे, यूपी पीएससी एई का भी और जो सिलेक्शन पोस्ट का 2019 में दिया था वो भी 2022 में डिलीवर हुआ था। उस टाइम सिलेक्शन पोस्ट से जो आपका किस पोस्ट पे हुआ था सिलेक्शन? सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू मेरा हुआ था एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट्स जयपुर में। ओके, तो देन आपकी मैं ग्रेजुएशन 19 के बाद आपने फर्स्ट जो जॉब 22 में करी? फर्स्ट जॉब 22 में करी। रिजल्ट रिजल्ट पहले आ गया था 2021 में मार्च में, बट अपॉइंटमेंट लेटर 2022 में हाँ, ड्यू टू कोविड एंड ऑल रीजंस। ड्यू टू कोविड। ओके, तो ठीक है हर्षित, इसके अलावा जैसे देखो मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कॉलेज थर्ड ईयर या में फोर्थ ईयर में है, और ऐसे कुछ ऐसे बच्चे जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, उनको अभी वो स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। जैसे उन्होंने सोचा कि अभी क्या है, एएफओ का थोड़ा ऐसा माहौल बनाया गया है चारों तरफ कि बच्चों को और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जी, उसके रीजन ये भी है, एक तो क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में रेगुलर वैकेंसी देखे तो सिर्फ एएफओ है, ठीक है, एएफओ है। बाकी डिपार्टमेंट 2 3 4 साल में निकालते हैं, बच्चे वेट करें, उससे बेटर है कि एग्जाम में इन्वॉल्व रहे। लेकिन उनको क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एएफओ के लिए इतने हो चुके हैं कि 2 3 4 साल हो गए, बाकी वैकेंसी देख ही नहीं रहे हैं।
तो जी। उन दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो आप एडवाइस दे सकते हो वो प्लीज बताएं। देखिए, जो कहते हैं आप कह रहे हैं थर्ड या फोर्थ ईयर में बच्चे हैं, हम्म, तो उनके लिए सबसे पहले तो कहते हैं थर्ड फोर्थ ईयर छोड़िए या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली वो भी छोड़िए, सबसे पहले मेन एनालाइज करना पड़ेगा कि बच्चे ने किया क्या है, क्योंकि बीटेक वाला अलग जॉब अपॉर्चुनिटी देखेगा, बीएससी वाला अलग देखेगा, एमएससी वाला अलग देखेगा। तो सबसे पहले उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किए एंड वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में आती हैं। देन नॉन टेक्निकल तो देखिए एक ऐसा लड्डू है जो ना चाहते हुए भी खाना पड़ेगा, क्योंकि एएफओ में भी आता है वो, एंड आपका अगर इन जनरल कंपटीशन में भी बैठेंगे तो वो भी आता है। तो जो थर्ड या फोर्थ ईयर में स्टूडेंट है वो तो क्या कहते हैं सबसे पहले नॉन टेक्निकल पोर्शन अपना अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि टेक्निकल तो आई थिंक ग्रेजुएशन में उनका थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है माइंड में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल ऐसा पोर्शन है कि वो उन्हें करना पड़ेगा। तो थर्ड फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये एडवाइस है कि सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक वो अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट कर लें सिलेबस। मतलब उनको ऐसा ना हो कि नोट्स बनाने पड़े, जस्ट रिवाइज करना हो अगर कुछ नॉन टेक्निकल का करना है। एंड देन अगर आप तो बात करते हैं कि जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो ये एडवाइस है कि वो मतलब मेनली दिक्कत क्या आती है जो हमारे साथ भी आई होगी या आपके साथ भी आई होगी, कि जो ये साइकिल है, सपोज दैट कि एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट आ गया तो बच्चा उसकी तैयारी करने लग जाता है। देन कहते हैं कोई जनरल एएफओ का आ गया, एएफओ की तैयारी करने लग जाता है। तो ये बच्चा कहते हैं इसी साइकिल में फंस जाता है। तो इसके लिए तो ये है कि सबसे पहले बच्चा एनालाइज करे कि मेरे को जाना किस तरफ है, और वो पर्टिकुलर एक एग्जाम को ही स्टिक करे, क्योंकि मेन मोटिव इस टाइम जॉब लेना है हमें। एग्जाम तो वो तो बात की बात है कि अगर आपको जॉब नहीं पसंद आ रही देन किसी और की तैयारी करें, लेकिन मेन मोटिव है कि आप जॉब लेके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल कर लीजिए, फैमिली को सपोर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको कहते हैं स्टिक करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस तरफ है। अगर आप नॉन टेक्निकल आपका ज़्यादा अच्छा है देन आप सीजीएल में बैठिए या जनरल बैंकिंग में बैठिए या रेलवेज का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप कहते हैं टेक्निकल में जाइए। तो ये हो गया आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसा आपने कहा कि वैकेंसीज के बारे में, तो आई थिंक कहते हैं बच्चों को नहीं पता होगा या मे भी पता हो, जैसे बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आपका एफसीआई में तो वैकेंसी आती है, देन आपका कॉटन कॉरपोरेशन हो गया, देन जूट कॉरपोरेशन हो गया, देन आपके जितने भी डायरेक्टरेट्स हो गए, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिलेट, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट, डायरेक्टरेट ऑफ राइस, डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन, डायरेक्टरेट ऑफ आपका हो गया एरकानेट, देन डायरेक्टरेट ऑफ स्पाइसेस। इन सब में वैकेंसीज आपकी आती हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। अभी मैंने कहते हैं 2 दिन पहले ही देखी थी, एक वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर असिस्टेंट की सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। आई थिंक उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा हुआ था, और आई थिंक शायद बच्चों को नहीं पता होगा और वो वैकेंसी खाली गई है, किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया उसके लिए। वो आई थिंक एसएससी शायद एसआर की वैकेंसी थी। तो बच्चों को कहते हैं ये कब इस आई चीज का थी पता, हर्षित आपको, और आपको इसके ये बारे में कैसे पता चला? ये एक्चुअली मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो गया। देन आप रेगुलर एसएससी की साइट वगैरह चेक करेंगे। जैसे आई थिंक अब नेक्स्ट ईयर में आपका मार्च में वैकेंसी है एसएससी के कैलेंडर में है, ये सिलेक्शन पोस्ट वाली? ये सिलेक्शन पोस्ट में आती हैं एग्रीकल्चर की वैकेंसीज। देन आपको मैंने डायरेक्टरेट बताया, देन आपका एक वैकेंसी आती है इसमें टेक्निकल ऑफिसर एस&आर, इसमें आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर में, जो उसमें एफसीआई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले या फिर नहीं, मतलब नो, इसमें बीएससी एंड एमएससी ओनली। वो कभी कभार ऐसा होता है, जो मैंने आपको ये डायरेक्टरेट्स की वैकेंसी बताई, इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि बाय चांस लिख देते हैं कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आल्सो एलिजिबल, बट इसमें मेनली बीएससी आपका एमएससी रहता है। जो आपका टेक्निकल ऑफिसर एस&आर रहता है उसमें कहते हैं बीएससी एमएससी रहता है। देन आपकी एक वैकेंसी आती है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर।
देन आपका इसमें फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर भी आता है, बीएससी एमएससी के लिए होती है वो वैकेंसी। देन आपकी एक आती है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है, वो आई थिंक एमएससी सॉइल साइंस के लिए होती है। तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू एग्रीकल्चर के लिए। बाकी कहते हैं अदर डिपार्टमेंट जैसे आपका सीड कॉर्पोरेशन हो गया, उसमें तो आती ही हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो काफ़ी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साइड ब्रांच वालों के लिए इतनी नहीं है, बट ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट सबसे पहले अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन अच्छे से कर ले, देन टेक्निकल को एक्सेल कर दे, देन फिर उसके लिए कोई एग्ज़ाम ऐसा बड़ी बात नहीं है निकालना। बाकी जैसे साइड ब्रांच वाले हो गए, आई थिंक बीटेक फूड टेक्नोलॉजी हो गया या बीएससी फूड टेक्नोलॉजी हो गया, तो उनको भी पता है कि उनके लिए एफएसएसए वैकेंसी निकालती है। तो उनको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन एग्ज़ाम निकालता है, कौन बॉडी निकालती है, उसका पैटर्न क्या है और हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ है आकाश। एक्चुअली हर्षित, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे कि हमारे पास क्या है, हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, तो एक जी, होता है कि हमें इस चीज का हमेशा एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन बच्चे इस चीज को डिसएडवांटेज बना रहे हैं। डिसएडवांटेज। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था आकाश कि अगर इस टाइम देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज़, एग्रीकल्चर में बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, अगर आप देखेंगे। हाँ, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ आपको, तो जैसे दूसरी ब्रांच में गेट होता है, हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी गेट होता है। हम्म, तो जिस स्कोर पे कहते हैं गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का टॉपर निकलता है, उसमें कहते हैं सिविल का पास भी नहीं होता बच्चा गेट में। हमारे साथ वाले कई टॉपर बने हैं। हाँ, वो एक्चुअली यही रीज़न है कि कंपटीशन कम है, अवेयरनेस भी बच्चों को कम है, एंड इस चीज़ का वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में नो डाउट कि बच्चे हैं, बट एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस कंपटीशन बहुत कम है। तो मतलब नॉन नॉन टेक्निकल एग्जाम की तरफ जाने से बेटर यही है कि आदमी टेक्निकल करके उसी एग्जाम में देखे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आप नॉन टेक्निकल में नहीं जा सकते। अगर मेहनत करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे तो नॉन टेक्निकल में। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था, एनटीपीसी आपने सुना होगा आई थिंक, हाँ जी। 2020 में दिया था, जिसमें ये गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज होती हैं। तो उस टाइम मैंने प्री दिया था, मेंस नहीं दिया था क्योंकि इधर यूपीपीएससी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। तो उस टाइम मेरे प्री में 100 में से 95 मार्क्स थे नॉन टेक्निकल में। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का नॉन टेक्निकल में एक्सेल नहीं कर सकता। बस ज़रूरत है कि आप हार्ड वर्क करिए और कंसिस्टेंट रहिए। तो जैसे कि आपने सब कुछ बता दिया है, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि जो लोग इस चीज को डिसएडवांटेज बना रहे हैं, वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उनके पास एडवांटेज होना चाहिए कि हमारी एडवांटेज होना पोस्ट चाहिए, आएगी उस वो तो हम करेंगे, इसके साथ जो वो और तो हम पोस्ट हैं करेंगे। वो भी उसको भी देखना चाहिए। अब जो हम्म, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में नहीं आ सकते। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम कोई भी ब्रांच में जाके कहीं भी जाके कंपटीशन में घुस के जॉब ले सकते हैं। competition में ले अगर सकते हैं। ये माइंडसेट रखेंगे तो बहुत स्टूडेंट्स इस चीज को अगर माइंड में रख के तैयारी करेंगे तो बहुत इजीली जॉब ले सकते हैं। बहुत इजीली ले सकते हैं। देखिए आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, उसका तो आपको बेनिफिट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में मिलेगा ही। एग्जैक्टली। आप ये मान लीजिए कि एफसीआई तो कहते हैं मास रिक्रूटमेंट है ही एग्रीकल्चर के लिए। देन आपका कहते हैं सीडब्ल्यूसी हो गया। सीडब्ल्यूसी। देन आपका कहते हैं आपका ये कॉटन कॉर्पोरेशन हो गया या जूट कॉर्पोरेशन हो गया। ये भी आपके कहते हैं मास रिक्रूटमेंट है, या सीड कॉर्पोरेशन हो गया या फर्टिलाइजर लिमिटेड भी कंपनीज हो गई। इसको क्रिप को भी इस साल लगातार हाँ, तो वैकेंसी आ रही है। हाँ ये वैकेंसीज होगी। तो ये तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये तो हमारे लिए है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप इसमें कहते हैं सिलेक्शन लीजिए। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है कि नॉन टेक्निकल में नहीं ले सकते, आप नॉन टेक्निकल अच्छा कीजिए। नॉन टेक्निकल में भी देखिए, सब मेन मोटिव तो आपका सबसे पहले एक जॉब लेना है। अगर नॉन टेक्निकल में भी जाना है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि रेलवे में जाइए, क्योंकि रेलवेज में कंपटीशन डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें जोन वाइज एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो बेटर ये है कि सीजीएल से बेटर ये है कि अगर आपको सबसे पहले जॉब लेनी है तो नॉन टेक्निकल में भी रेलवेज में जाइए, क्योंकि उसमें कंपटीशन जोन वाइज डिवाइड हो जाता है।
बाकी अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो वो तो आपके लिए एक लक की फैक्टर है कि आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो भी बाकी बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं विदाउट हार्ड वर्क आपको जॉब मिल जाएगी। बस आप ये कि कंसिस्टेंट चीज़ें रखिए, मेहनत करिए, जॉब आपके हाथ में होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो भी चीज हर्षित ने कही है, ये एक्चुअली क्या ना, हमेशा मेरे हर एक सेशन में ये चीजें जब भी बच्चों से या किसी भी थ्रू बात होती है तो हमेशा बोलता हूँ कि अपने इस चीज को हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि ये टाइम वो गया कि जब होता था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जस्ट एएफओ की कट ऑफ 20-21 जा रही थी उस टाइम पे, और आज कट ऑफ देखो 51 है। उसका रीजन यही है कि बहुत से बच्चे ऑलरेडी जनरल बैंकिंग में शिफ्ट हो चुके ऑलरेडी हैं, जनरल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि अगर इस साल एएफओ की कट ऑफ 50-55 गई है तो वो सारे बच्चे जनरल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो आईटी और एसओ में जो वैकेंसी आती है उनमें भी कट ऑफ इतनी नहीं है, वो 36-34 कट ऑफ है, लेकिन एएफओ की जबकि 51 गई है कट ऑफ। जबकि कहते हैं आपकी एएफओ की वैकेंसी अराउंड 50 टाइम्स है। हम्म। तो ये एक बड़ा रीजन है। बाकी तो जो तो आपने इससे सारी आप चीजें तो इससे ये भी एक ट्रेंड आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बच्चा जनरल बैंकिंग में घुस रहा है। घुस रहा है। इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर नॉट ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बट सारे बच्चे अब हाँ, जनरल बैंकिंग और एग्जाम में जनरल शिफ्ट बैंकिंग हो रहे हैं। जनरल बैंकिंग और आप कह सकते हैं कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इंश्योरेंस वाली बॉडीज हैं, आपका आईआरडी हो गया, एनआईएसीएल हो गया, इसमें बच्चा ट्राई कर रहा है और वो बिल्कुल। मेहनत भी कर रहा है उस चीज के लिए। हम्म। तो ये आज जो आपके साथ बात हुई बहुत काफी अच्छी। एक्चुअली क्या, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ रिक्रूटमेंट है जो आपने बताई वो मुझे भी नहीं पता थी, और ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बात करता हूँ तो अलग अलग चीजें पता चलती है। ठीक है, जो मैं मेरे दोस्तों या मेरे ग्रुप वगैरह में डालते रहता हूँ। जी जी। इसके अलावा और कुछ जो आप समराइज करना चाहते हो, अगर बता सकते हो तो बस एक मिनट में आप कुछ और लास्ट मिनट्स में कुछ। देखिए आकाश, समराइज तो मैं ये करना चाहूंगा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या जो भी स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो खुद को एनालाइज करे कि उसको किस डायरेक्शन में एग्जाम देना है या कौन सा एग्जाम उसको क्लियर करना है। देन जब वो एक बार पर्टिकुलरली डिसाइड कर लेगा कि कौन सा उसको एग्जाम देना है, देन वो प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करे। अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन का कर रहा है तो देन नॉन टेक्निकल पे फोकस करे, टेक्निकल का कर रहा है तो टेक्निकल। बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीजें साथ लेके चलें तो वो खिचड़ी बन जाती है। ना फिर आदमी टेक्निकल का अच्छे से कर पाता है, ना नॉन टेक्निकल पे कर पाता है। वो देन बस फिर फीस भरता है, एग्जाम में बैठता है, देन फीस भरता है, एग्जाम में बैठता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सबसे पहले यही है कि आप फिक्स कीजिए कि आपको एग्जाम कौन सा देना है, किस में सीट लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए, वही टेस्ट सीरीज लगाइए, एनालाइज कीजिए अपने आप को, कंसिस्टेंट रखिए, देन जॉब आपके हाथ में होगी। बिल्कुल। सो थैंक यू रचित। इसके अलावा एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे कि बट आपने 19 से लेके आज 24 है, इतने सारे एग्जाम्स दिए, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर भी हुए हैं, तो इसके बाद का क्या प्लान है, मतलब और अब कहाँ तक जाना है? अब एक्चुअली मेरा कुछ प्लान नहीं है। अब जैसे मिनिस्ट्री में आपको एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट मिल जाएगी, देन मेरा प्लान है कि उसी में ही एक्सपोजर लेके देन मैंने इसका भी एनालाइज किया था। जब एक्चुअली यूपीपीएससी एक वैकेंसी निकलती है एज असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, हम्म। ये मेरे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ही पता चला था। आज से 2 साल पहले ये वैकेंसी आई थी। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेते हैं एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, देन आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन करके नई से नई चीज़ें जितनी हो सकती हैं सीखूं, एंड साथ में क्या कहते हैं जितना थियोरेटिकल नॉलेज हो सकता है वो गेन करके देन इन फ्यूचर अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ पे, अदरवाइज प्रमोशन के थ्रू तो यहाँ है ही। बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअली जो प्लानिंग आपने करी है काफी अच्छी है। इतना लोग सोचते नहीं है जॉब में आने के बाद, जब होते हैं कि जॉब में लग जाते हैं फिर उनके फैमिली वगैरह में बिजी हो जाते हैं, तो इतना लोग, लेकिन आपके जो सोच सुन के वो मुझे भी इंस्पायर करी है। मैं भी आगे जो होगा हमारे भी फील्ड में वो चीजें मैं भी देखूंगा। तो थैंक यू सो मच अर्चित, मेरे एक बार बुलाने पे आपने इस सेशन में आए हैं। तो थैंक यू थैंक यू सो मच आकाश। आपके।
सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर या इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हर्षित हमारे ऑलरेडी हमारे 1 साल 1.5 साल से हमारे ग्रुप में है, और तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हर्षित हम आपको फिर से बुलाएंगे, फिर से आपसे बातें करेंगे। ठीक है थैंक यू आकाश जी। सो मच हर्षित। थैंक